अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बा के स्पेशल एपिसोड में आपको कहेंगे खुशामदीद मेरी तरफ से और व्यूज़ मेकर्स की टीम की तरफ से। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मनाइए, ज़रूर मनाइए, मगर एहतियात के साथ। एहतियात क्या करनी है? कोरोना से बचने के लिए भी एहतियात करनी है और साथ साथ खाने पीने में भी एहतियात बरतनी है ताकि आपकी ईद अच्छी गुजर जाए और ये ना हो कि ईद के दिन अस्पताल का चक्कर लगे और आपको अस्पताल की सैर करनी पड़े और ईद का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाए। व्यूज़ मेकर्स का वैसे तो जो पैटर्न होता है वो हमेशा यही होता है कि हम तज्जियाकारों को बुलाते हैं और सियासी गुफ्तगू होती है और सियासी तज्ज़िये और तबसरे उनसे लिए जाते हैं। लेकिन आज चूँकि ईद का दिन है तो हमने सोचा कि कुछ अपनी बातें की जाती हैं, अपनी बातें करें और दिल की बातें करें और ईद किस तरह से इंजॉय करते हैं इस पर भी हम गुफ्तगू करें। हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान। तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा बुखारी जो कि सुबह सवेरे पाकिस्तान की मेज़बान हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं तौसीक हैदर, पीटीवी होम के मकबूल प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान की सालों से मेज़बानी कर रहे हैं। और जनाब तारुफ करवाए दूँ आपसे, कुरतुलैन अली रिजवी साहिबा का रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रही हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता रही हैं और पाकिस्तान की पहली जिसे कहते हैं फ़ीमेल मॉर्निंग शो होस्ट रही हैं और अंग्रेज़ी में ख़बरनामा किया, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। 1988 में पीटीवी पर मॉर्निंग शो से भी उन्होंने आगाज़ किया। बंद गली नावल की मुसन्निफ़ा हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया और आप सबको दिली तौर पर ईद मुबारक हो। अच्छा कुरतुलैन साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। एक मरतबा फिर से कोविड के दिन हैं और दूसरी ये ईद उल अज़हा है जो हम कोविड के दिनों में मना रहे हैं, तो किस तरह से ईद सेलिब्रेट हो रही है और ऐसा नहीं लगता कि ईद का मज़ा जो है वो फीका फीका सा हो गया है कोविड की वजह से? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम सब इतने बड़े हो चुके हैं और इतने समझदार भी हैं कि हमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए और जो मसला है, जो नज़ाकत है इस प्रॉब्लम की, उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ईद माशाल्लाह से एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि खुशी का मौका है और मनानी चाहिए और बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। लेकिन इस धूमधाम से मनाने के साथ साथ हम बहुत आसानी से जो हमें सेफ्टी मेजर्स करने हैं, जो एहतियाती तदाबीर करनी है, वो भी कर सकते हैं। यानी कि एक तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो कर सकते हैं और वो जो एक बहुत ज़्यादा चीज़ मशहूर हो गई कि बहुत गले ना मिले, ईद मुबारक दूर दूर से हेलो करके भी ईद मुबारक हो सकती है और आपने जज्बात का इजहार हर तरह से किया जा सकता है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनकी एहतियात कर लें तो एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तौसीक हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीक, आप चूँकि लंदन में हैं और इस वक्त क्वारंटीन में हैं, तो क्वारंटीन में ईद गुजारने का एक्सपीरियंस किस तरह का है? बहुत शुक्रिया शाइस्ता। सबसे पहले आपने मदू किया अपनी नशिस्त में। क्वारंटीन की ईद बहुत मज़ेदार ईद है। आप देख सकती हैं कि मैं अपने ट्रैक सूट के अंदर हूँ और मैंने आज रिवायती कुर्ता नहीं पहन रखा इसलिए कि मेरे पास है नहीं इस वक्त क्वारंटीन में यहाँ लंदन में। लेकिन आई मेड श्योर कि ये ईद कुर्बा है, खून वाली ईद है, तो मैं जरा रेड रंग फेंक दूँ तो बहुत अजीब सी फीलिंग है। यहाँ पे होटल के कमरे के अंदर आपको पता है जब आप बरतानिया आते हैं तो आपको मैंडेटरी होता है 10 से 11 दिन का क्वारंटीन करना और मैं उन्हीं दिनों से गुजर रहा हूँ। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए मैं और आप इस वक्त आपस में बात कर रहे हैं, इसने इतना आसान कर दिया है कि मुझे तो पिछले 3 दिन से 4 दिन से लग ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, लग ही नहीं रहा कि मैं होटल के कमरे में कैद हूँ, लग ही नहीं रहा कि मैं लंदन में हूँ। मैं शिकागो में भी हूँ, मैं ब्यूनस आयर्स में भी हूँ, मैं पाकिस्तान में भी हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी ने इतना करीब कर दिया है, शायद दूर कर दिया है, ये एक अलग बहस है कि इस टेक्नोलॉजी ने इंसान को इंसान से दूर किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस ईद पे मुझे अपनों की कमी इसलिए महसूस नहीं हो रही कि ये टेक्नोलॉजी मेरे पास है। बस जरा दिल धड़कता है जब लेकिन तौसीक, मजे मजे के खानों को आप जरूर मिस कर रहे होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि आपको बारबेक्यू की जो है वो खुशबू आ सके और आप बारबेक्यू खा सकें, निहारी और पाए और नमकीन गोश्त, नहीं? जी बिल्कुल। और कुरतुलैन साहब आपको बता सकती हैं कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ इनके हाथ के पायों का। अच्छा। जब ये ईद पे पाए बनाती हैं और कलेजी भूनती हैं तो हम पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है, तो वाकई वो मैं मिस कर रहा हूँ। सही 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 सही। अच्छा इकरा, लाहौर में आप हैं, किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, शॉपिंग की और क्या 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 मतलब जो फेस्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोग करते होते हैं ईद पर?
अच्छा, वैसे तो लाहौर में वो पता ना, लाहौर ये तो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं और बड़ा खाबों पे हाथ साफ करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ खाने पीने की, और मैं खुद बनाती भी हूँ ईद पे और खाती भी हूँ। और जिस तरह से अब हम आपके साथ ईद मना रहे हैं तो भी हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ, ख़ास तौर पर जिस तरह से आपने इतने ज़बरदस्त अपने गेस्ट बुलाए। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तौसीक हैदर साहब भी आपके गेस्ट हैं और आज जो हैं कुर्रतुल ऐन साहिबा भी हमारे साथ हैं, तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें लाहौरियों की, तो ऐसे आपने जैसे शॉपिंग की बात की, आपको पता है जैसे कोविड है तो हमें काफ़ी ज़्यादा उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी। और साथ ही साथ हम लोगों ने जिस तरह से हम लोग बल्कि खुद भी लोगों को कह रहे थे कि आप लोग जो है शॉपिंग पे जाएं लेकिन एहतियात करें। इसी तरह हमने भी एहतियात के साथ शॉपिंग कर ली है। और अब जो खाने पीने का, जिस तरह सब ईद है तो खाने पीने का जो दौर है वो तो चल रहा है, और लाहौर ये खूब अच्छे तरीके से मैं अपने आप को भी कहूँगी कि मैं खुद भी खूब अच्छी तरह से खाने पर हाथ साफ करके आई हूँ। तो आप लोग, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में शायद थोड़े जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी कम होती हैं, या अब इस बारे में तो आप ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तौसीक ने बताया है कि बिल्कुल इस्लामाबाद को एस्टिमेट कर रही है शाइस्ता ये। बिल्कुल ऐसा ही है इकरा, अभी तौसीक ने बताया है कि कुर्रतुल ऐन साहिबा बड़े अच्छे पाए बनाती हैं। पाए वगैरह वो लाहौरियों को ज़्यादा, हाँ नहीं, हम कोई लाहौरियों से पीछे तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और अच्छा कुर्रतुल ऐन साहिबा, जैसा कि तौसीक साहब ने बताया कि आप पाए बड़े अच्छे बनाती हैं, इसके साथ साथ और क्या स्पेशल चीज़ें जो आप बनाती हैं? और खाना बनाना तो जाहिर सी बात है, पता लग ही गया कि आपको पसंद है, खाना खाना कितना पसंद है? हाँ, नहीं, खाना खाने की मैं ज़रा चोर हूँ। अच्छा। मुझे खाना बनाना और लोगों को बुला के घर पे मेहमानों को बुलाना और मेहमानदारी करना और खाना खिलाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ज़रा खुद मैं मोहतात हूँ खाने के मामले में, लेकिन ये कि अब आदत समझ लें आप, और थोड़ा सा ख्याल भी करना पड़ता है ना, हेल्थ कॉन्शियस होने का भी। और ये पाए या निहारी या पुलाव, यानी ये सब चीज़ें मैं बनाती हूँ और सबको पसंद आती हैं, लेकिन ये कि ख़ुद खाते हुए ज़रा ध्यान करना पड़ता है। अब ये तौसीक जैसे लोग जो है ना, ये ईद पे जब ओवर ईटिंग करते हैं, जो अभी आप अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी, तो खुदा ना खास्ता फिर वो तबीयत भी ख़राब हो जाती, तो ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा तौसीक, खाना ही पसंद है, पाए खाना ही पसंद है, या पका भी लेते हैं? नहीं, पकाने का शौक है, लेकिन मैं अपने खानदान को या इर्द गिर्द बताता इसलिए नहीं हूँ कि ये फिर पकवाना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे सब्जी, उमूमन लोग जब कोई खाना सीखते हैं तो वो बड़ी खास चीजें, जी बिरयानी सीख लें, कढ़ाई सीख लें, पाए सीख लें। मुझे क्योंकि सब्जी बहुत पसंद है तो मैंने सब्जी पकाना सीख। मैं भिंडी बहुत अच्छी पकाता हूँ। अच्छा। काली तोरी को मतलब मेरा ख्याल है मैं बहुत अच्छा हैंडल कर लेता हूँ। अच्छा, और इकरा आप क्या अच्छा बना लेती हैं? वैसे तो मैं अपने मुंह में मिठू बनने वाली बात है, मैं जो कुछ भी बनाती हूँ सारे घर वाले कहते हैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन जो मुझे खुद एक चीज़ बहुत पसंद है अपने हाथ की, वो ये है कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो आपको ज़रूर मैं बना के खिलाऊंगी भी, आप कभी आए लाहौर। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं आऊँगी भी लाहौर और पास्ता भी खाऊँगी आपके हाथ का बना हुआ। अच्छा कुर्रतुल ऐन साहिबा, बचपन की ईद कैसे गुजारती थी, और बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क देखती हैं? दरअसल मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों को और फिर अब अपने माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन को देखकर कि ईद जो है ना वो बचपन की होती है। हाँ। जो मज़ा छोटे होते की ईद का है, हाँ। वो फिर इंसान जब बड़ा होता जाता है और जो मज़ीद बड़ा होता जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। बचपन में तो एक लापरवाही का ज़माना है ना, और फिर वो मुझे याद है कि हम जो ईद के कपड़े आते थे तो ख़ास तौर पे जो एक्साइटमेंट होता था ना, सारी रात नींद नहीं आती थी। और ईद के जूतों का अच्छा, वो उठ के जूते देखते थे कि अच्छा ये सुबह पहनने, हाँ। ये सुबह पहने, तो वो रात गुजरती नहीं थी। हाँ। और इसी तरह से फिर ईदी जमा करनी, हाँ। वो आपको पता है ना कि वो कितनी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। हाँ। तो अब वो चीज़ें हैं मगर कम हो गई हैं ज़रा। वो जो मज़ा हमारे बचपनों का था और आपके बचपन का भी होगा, तो वो मज़ा अब नहीं रहा। हाँ, वो मज़ा वाकई अब नहीं रहा। जिस तरह से पहले हम ईदी इकट्ठी करते थे, हाँ। और कपड़ों की जो एक्साइटमेंट थी वो अब उस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों में नहीं हो जाता था। हाँ। किसी एक घर में हाँ। सब इकट्ठे हो जाते थे, तो एक ये दिल चाहता था कि अच्छा हमने जो नए कपड़े पहनाए हैं अब सब रिश्तेदार आएंगे, हम उनको दिखाएंगे। तो ये वाली चीज़ भी जो है कम हो गई है। एनीबा जी, मुझे जो चीज़ याद है शाइस्ता इकरा के
जो ईद कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था, हाँ। मुझे वो बहुत बाउंड करता है। बिल्कुल। अब आप तो सेंड टू ऑल के अंदर व्हाट्सएप का एक ईद मुबारक का मैसेज बनाते हैं जी, और वो टक 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 सबको चला जाता है। हाँ। मेरे ख्याल है वो नहीं है जो हम ईद कार्ड जाके खरीदना, उस पे नाम लिखना, अपने किसी कजन का, अपने किसी दोस्त का, मामू का, फुफ्फो का, मतलब वो जो ईद कार्ड के अंदर एक एफर्ट नजर आती थी, एक एक्स्ट्रा एफर्ट थी कि आपने गए हैं, आपने रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, जितने का भी खरीदा और वो कार्ड भेजा। वो मेरा ख्याल है कि व्हाट्सएप के ईद मैसेजेस में वो बात नहीं है जो ईद कार्ड में होती थी, जो आप अपने हाथ से लिखते। अच्छा, और वो बच्चों को ईदी देने के अलावा एक और भी ट्रेंड होता था कि जो करीबी रिश्तेदार होते थे या जो मोहल्ले वाले होते थे उनको भी ईदी भेजी जाती थी, सवैयाँ भेजी जाती थी, कोन मेहंदी भेजी जाती थी, घर में जितनी खवातीन होती थी उनको चूड़ियाँ भेजी जाती थी। तो वो भी एक बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा एक कल्चर था जो कि अब शायद हमें मादूम होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा तौसीक, छोटी ईद पर तो ईदी इकट्ठी हो जाती होती है बच्चों की, लेकिन बड़ी ईद पर बड़े टरखा देते होते हैं कि भाई ये तो गोश्त की ईद है, इस पर तो कोई ईदी नहीं होती। तो क्या कभी आपको ईदी मिलती थी बड़ी ईद पर, और अब आप क्या बच्चों को ईदी देते हैं बड़ी ईद पर? ये अच्छा सवाल किया। भाई मुझ जैसे बच्चे तो ईदी निकलवा लिया करते थे, इवन 14 अगस्त पे। हम तो 14 अगस्त पे खुशी का नाम ले लेते। तो आपको मुझ जितना शरारती होना चाहिए तो आप ईदी निकलवा लेंगे इवन बड़ी ईद पे। और मेरा ख्याल है ईदी देनी चाहिए इसलिए कि ये हमारी खुशी का मतलब है खुद से क्रिएट करना। खुशी कोई आसमान से उतरेगी नहीं, कोई दरख्त पे लगी नहीं होगी। हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि बड़ी ईद है या छोटी ईद है, 14 अगस्त है। हमें बहाने ढूंढने चाहिए बच्चों को खुश करने के लिए। आजकल के बच्चों को खुश करने के लिए तो बहाने ही नहीं मिलते, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए। चाहे ईद है, चाहे बकर ईद है, चाहे मतलब रमजान का चांद नजर आया है, कोई भी छोटा सा त्योहार है, चाहे नौरोज है, चाहे 14 अगस्त है, 23 मार्च है, हमें बहाने ढूंढने चाहिए बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि जब आप बच्चे को खुश करते हैं तो उससे आपको खुशी मिलती है। ठीक। अच्छा इकरा, कितनी ईदी इकट्ठी कर लेती थी आप ईद पर, और बड़ी ईद पर क्या ईदी मिल जाती थी? मुझे तो नहीं मिलती थी। अच्छा वैसे नहीं शाइस्ता, मुझे तो मिल जाती थी। वैसे जिस तरह तौसीक हैदर साहब ने कहा है ना कि वो तो निकलवा लेते थे, तो हम लोग भी इतने जिद्दी होते थे ना, हम लोग भी बड़ी ईद पे ना जिद करके निकलवा लेते थे। तो बेशक वो कहते थे कि भाई आप लोग को बकरा ला तो दिया, आप लोग इसी से खेलें, आप इसको लेके जाएं बाहर, इसको सैर करवाएं। और ख़ास तौर पर हम लोगों को शौक होता था बकरे को सजाने का और उसको जो जेवरात उनके मिलते हैं ना वो पहनाने का। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसके साथ भी एंटरटेनमेंट हमारी होती थी। लेकिन हम ईद वाला जब दिन आता था तो हम लोग उसी कुर्बानी के साथ हम कहते थे अब तो बकरा ज़िबा हो गया, हमारी ईद निकालें, तो ईद हम लोग ले लेते थे। तो इस तरह से ये है कि अब बल्कि जब हम बड़े हो गए, हम अभी तक हमारा जो सिलसिला ना ईदियों वाला, वो अभी भी ऐसे ही है कि हम लोग अभी भी ईद ले लेते हैं। हम ईदी हम छोड़ते नहीं हैं। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा करती थी आप अगर ईदी नहीं छोड़ती थी। अच्छा कुरतुल ऐन साहिबा, ईद के अलावा बात करते हैं, आप क्योंकि मॉर्निंग शो होस्ट रही हैं, उस ज़माने में जब आपने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया और आज के दौर में क्या फ़र्क देखती हैं, किस तरह से मुख्तलिफ है आज का मॉर्निंग शो उस दौर के निस्बत? देखिए सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जब हम मॉर्निंग शो कर रहे थे और अपने करियर का आगाज़ टेलीविज़न पे जो है वो मॉर्निंग ट्रांसमिशन से ही किया, तो सिर्फ एक चैनल था, पीटीवी, और पीटीवी के अलावा और कुछ भी कोई चैनल नहीं था। तो ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। अब तो इतने सारे चैनल्स हैं और आपस में चैनल्स के कंपटीशन भी है, हर एक ने अपना ज़्यादा बेहतर से बेहतर भी करना है और अपनी जो नशरियात हैं उनको लोगों में ज़्यादा मकबूल करना है। तो उसके लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत फ़र्क हो गई हैं। एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि क्यों हो गई हैं, क्योंकि वो वक्त और आज के वक्त में जैसे हर चीज़ में फ़र्क आ गया। हमने अभी बहुत सारी चीज़ों की बातें की हैं, ट्रेंड्स में फ़र्क आ गया है, रहन सहन में फ़र्क आ गया है, वैल्यूज़ में फ़र्क आ गया है। तो इसी तरह से मॉर्निंग ट्रांसमिशंस के जो अंदाज हैं उनमें भी फ़र्क आ गया। और ये वक्त का इर्तिका है, ये तो सिलसिले चलते रहते हैं। तो वो ट्रेंड ज़्यादा बेहतर था या ये जो ट्रेंड्स अब चल रहे हैं आपके नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर हैं? देखिए ये बड़ा अनफेयर होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि जी वो बहुत अच्छा था, मतलब ये कहना बड़ा आसान है। मैं समझती हूँ कि हर जो ट्रेंड है वो अपने वक्त और अपने ज़माने के मुताबिक है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक है, और जो ऑडियंस आपका जो डिमांड कर रहा है आपसे, जो आपसे देखना और सुनना चाहता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक प्रोग्राम, आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्रोग्राम्स अभी कर रहे हैं,
तो वो सब कुछ जहन में रखना पड़ता है एक प्रेजेंटर को, एक एंकर को, कि लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग मुझे किस तरह से देखना चाहते हैं। तो उस ज़माने में और अब के ज़माने में इन बहुत सारी चीज़ों ने भी फ़र्क डाला है। तो इसलिए ये कहना ज़रा ज़्यादती होगी कि जी वो ज़माना बहुत अच्छा था और अब शायद अच्छा नहीं है। सही। अच्छा तौसीक, मॉर्निंग शो की जो ऑडियंस होती है उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? डिपेंड करता है। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अंदर हर तरह की ऑडियंस मौजूद है। अगर आप शादियां कराने लगे उसकी ऑडियंस भी है, अगर आप जादू टोना करवाएं उसकी ऑडियंस भी है, अगर आप सुबह सुबह अखबारों की सुर्खियां लेके बैठ जाएं उसकी ऑडियंस भी है, अगर आप कोई बच्चों के साथ बैठ के कोई नॉलेजेबल बात करें उसकी ऑडियंस भी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बड़ा इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प मीडिया के हवाले से, मीडिया कंजम्पशन के हवाले से बहुत एक दिलचस्प सोसाइटी है, बहुत इंटरेस्टिंग मुल्क है कि जिसके अंदर आपको पूरी रेंज मिलती है। तो ये कहना कि जो शादियां करवा रहे हैं वो गलत है, या जो बैठ के किसी अच्छी किताब के बारे में बात कर रहे हैं सुबह, या वो गलत है। हर एक की अपनी ऑडियंस है, और मैं किसी भी ऑडियंस को गलत नहीं कहता, मैं किसी भी एंकर को गलत नहीं कहता। मैं कहता हूँ हर एंकर अपनी नीश मार्केट को केटर कर रहा है। बर्गर बेचने वाला की दुकान पे आप जाके कढ़ाई मांगेंगे तो कहेगा भैया मैं तो बर्गर बेचता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके जहाँ बिरयानी की, जहाँ की हलीम बहुत मशहूर है, वहां पे जाके आप पास्ता मांगेंगे कि जी वो जो इकरा पास्ता बनाती है बड़ा अच्छा, हमने सुना है आपकी दुकान पे वो डिलीवरी देती हैं, तो हमें वो पास्ता खिलवा दें, तो वो कहेंगे भैया किसी और दुकान पे जाओ। सो हमारे जो मॉर्निंग शोज हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें हर तरह की, उसमें पास्ता से लेके चिकन कढ़ाई तक, उसमें बिरयानी से लेके भिंडी तक सब कुछ मिलता है। अब ये देखने वाले कंज्यूमर के ऊपर है कि वो क्या खाना चाहता है, और बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर तरह के कंज्यूमर को हम कैटर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा इकरा, मॉर्निंग शोज जो हैं उनको होस्ट करते हुए किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है? इवनिंग शोज से किस तरह से जो है ये मुख्तलिफ होते हैं आपके ख्याल में? अच्छा शाइस्ता, वैसे बेसिकली मैंने तो दोनों ही होस्ट करके देखे हैं ना, लेकिन मुझे जो मज़ा और जो आया ना, अच्छा लगा जिस चीज़ में, वो मुझे मॉर्निंग शो में आया। एक तो ये कि हमारी रूटीन जो है, जिस तरह से एक निज़ाम बनाया अल्लाह ताला ने भी, कि हम लोग सुबह उठें और टाइम से रात को सोएं। अब हमारे जो हम लाइफ देखें तो काफ़ी बिजी है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो वो रातों को जागते हैं, और जिस तरह सुबह भी लेट उठना, तो वो सारा जो सर्कल एक था ना वो इवनिंग वाला, वो मुझे इवनिंग वाला ज़्यादा टफ लगता था, और मेरे से मतलब मेंटली जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मुझे था इस चीज़ में ना। लेकिन जब मैं मॉर्निंग शो करने लगी, मैं मॉर्निंग में मतलब आती थी, और सुबह सुबह उठना, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ के घर से निकलना ऑफिस के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक चीज़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल थी मेरे लिए। और मुझे मतलब ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक रूटीन से सुबह उठ रहे हैं, और आपके सारे दिन, मतलब आपके पास पूरा दिन पड़ा है, आप पूरा दिन बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे इवनिंग जो है ना वो मुश्किल लगती है, मॉर्निंग मुझे बहुत आसान लगती है, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। ऊपर से आप ये कि जब मॉर्निंग कर रहे होते हैं शिफ्ट और या मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं होस्ट, तो मुझे उसमें मतलब कोई मसाइल तो ऐसे नहीं पेश आए अभी तक, तो मतलब फिलहाल तो नहीं आए हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि वो इवनिंग जो होती है वो अगेंस्ट द नेचर होती है, तो शायद इस वजह से भी उसमें ज्यादा मसाइल होते हैं। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि उसमें ज्यादा मुझे मसाइल लगते हैं, हाँ, लेकिन इधर नहीं लगते हैं। पर इवनिंग वाला जो टाइम होता है वैसे भी फैमिली के साथ होता है, तो वो फैमिली ओरिएंटेड खासतौर पर मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, तो फिर मुझे होता है कि मैं मॉर्निंग से जल्दी जल्दी घर जाऊँ और अपनी फैमिली के साथ इवनिंग में टाइम स्पेंड करूँ, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे फिर। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे बड़े मज़े की गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की ईद में कितना फ़र्क होता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शादी से पहले की ईद में और शादी के जो बाद की ईद होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो कुरतुल ऐन साहिबा, किस तरह से मुनफरिद होती है शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की ईद? बड़ा आपने नाजुक सवाल कर लिया। और मेक श्योर कि ससुराल वाले ना देख रहे हो। बात दरअसल ये है कि जो शादी से पहले की ईद है, जो अपने अम्मी अब्बा, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो अपने अम्मी अब्बा के घर में जो ईद है उसकी क्या बात है।
जो वहाँ नखरे होते हैं और वो जो मज़े होते हैं, और कोई काम की जिम्मेदारी नहीं होती, सुबह सुबह उठना है, ये भी बनाना है, वो भी, मतलब हम काम करते हैं, सारी जिम्मेदारी अम्मी की होती है। हाँ, अम्मी की जिम्मेदारी है, हम काम करते हैं मगर एक हेल्पर की तरह से काम कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा ध्यान क्या होता है, अपना सजना संवरना, कपड़े पहनने और खूबसूरत लगना और लोगों को दिखाना। लेकिन जब शादी हो जाती है तो जाहिर बात है कि एक जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। फिर आपको सुबह ये होश नहीं होता कि आपने खुद कितना सजना संवरना है। सबसे पहले ये होता है कि जो मेहमान आए वो खुश जाए और आप इतना अच्छा अपना मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम दें कि लोगों को कोई शिकायत ना हो, बल्कि लोग इस बात की तारीफ़ करें कि जनाब बहू कितनी सलीक़ेमंद है। तो ये प्रायोरिटी जो है और जो सोच है वो बिल्कुल बदल जाती है। ईद वाले दिन खाना बनाना और ये सब, और ईद से पहले पर्दे झाड़ना, नए लगाना, सफाइयाँ करवानी, फिर बच्चे हैं तो बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े तो भूल ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तौसीक, मर्दों की ईद में तो मेरा ख्याल से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता होगा शादी से पहले और शादी के बाद, सिवाय इसके कि जेब ज़्यादा खाली होती होगी, हो जाते हैं शादी के बाद, ज्यादा मजे हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि मर्दों की ईद में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो उन्होंने पहले भी नमाज के बाद सोना होता है और बाद में भी नमाज के बाद सोना होता है। हाँ, तो काम तो बेचारी खवातीन को ही करना पड़ता है। तो इसलिए मर्दों की ईद में शादी से पहले और शादी के बाद का कोई इतना फर्क नहीं है। जहां तक मेरा जाती तौर पे ताल्लुक है तो मुझे तो मतलब दूसरे रुख का मजा तो मैंने चखा नहीं, इसलिए मुझे शादी से पहले की ही ईद का पता है। वो जितने सवाल करने चाहे कर लीजिए। अच्छा इकरा, आप बताइए कि किस तरह से मुख्तलिफ होती है शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की ईद? अच्छा शाइसा, वैसे मैं एग्री करूंगी कुरतुलैन साहिबा की बात से, क्योंकि जिस तरह से शादी से पहले, तो अब मेरी शादी को भी 2.5 साल तो हो गए हैं, लेकिन शादी से पहले जो था वो बहुत ही केयर फ्री और बहुत ही मतलब अपने आप में ही अपनी तैयारियों से हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती थी अपनी तैयारियां करके। और जिस तरह से पहले भी इसी तरह हम ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये तो था कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती थी। सारा पता था कि जी ये मामा ने करना है और बस घर जाना, तो खाना आगे लगा हुआ है तो खाना खा लेना था। तो फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा अब ये आया, क्योंकि बड़ी ईद जो है वो हम लोगों मेरे जो है वो इन लॉस कहते हैं, हम लोग उनके गांव जाके करते हैं। तो उधर फिर ये होता है हम लोगों को कि स्पेशली हम लोग वहाँ जाके फिर हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है, और ऑब्वियस सी बात है कि मेरी फिर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं तैयारी, तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं तैयार भी हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज कर लिए और बस थोड़ा बहुत ईद मिल ली, उसके बाद चल से चल जो काम और जो खाने वगैरह बनाने पड़ते हैं और जो गेस्ट आते हैं उनको सारों को फिर मतलब आपने को अटेंड करना पड़ता है। तो काफ़ी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है शादी के बाद। पर अभी जो है क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो फिर उसलिए थोड़ी मेरी जो जिम्मेदारी है ना वो बढ़ जाती है। तो फिर उसमें ये अच्छा, और वो ये होता है कि फैमिली में ना सास साहिबा का ये भी कहना होता है ना कि मतलब बहू अच्छी भी लगे और खाना भी जो है ना वो पकाए, और मतलब सारा वो चूड़ियां पहन के और ज्वेलरी पहन के अच्छे कपड़े पहने हुए हों, और का मौसम है, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन उसको पूरा सज धज के किचन में खड़े होना। ऐसा ही होता है आपके साथ भी? ऐसे ही है, लेकिन ऐसे है वैसे, लेकिन ये है कि जो मेरी मदर इन लॉ है, शी इज़ टू स्वीट, आप कह लें कि वो लगता ही नहीं कि मदर इन लॉ है। अच्छा, लाइक वो मैं अपनी मामा को कहती हूँ कि आपसे भी ज़्यादा वो तो स्वीट है। मामा फिर डांट देती होती थी, लेकिन यहाँ तो डांट भी नहीं है ना। तो कुरतुलैन साहिबा कह रही है कि इसको फिक्र है कि इसने घर जाना है, इसीलिए ये सारे मक्खन लगा रही है। मुझे समझ लग गई है। नहीं वैसे ऐसी बात नहीं है, मक्खन लगाने की बात नहीं, ये बात सही है, बल्कि मुझे डर होता है मेरी मामा मुझे ना कह दे कि, तो मुझे कहती कि आप ज़्यादा डांटती हैं। तो ये है बस थोड़ा, लेकिन शादी के बाद थोड़ी चीज़ें चेंजिंग आती हैं। ऊपर से मेरी बेटी भी है, तो फिर मुझे उसको ज़्यादा होता है कि पहले इसको तैयार कर लूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ मॉर्निंग शो होस्ट्स हैं, तो जी तौसीक साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कुरतुलैन घर का भेदी लंका ढाए। आप कुरतुलैन साहिबा से पूछिए कि आजकल ये अपने लिए बहू ढूंढ रही हैं, और क्योंकि मैं उनके घर का फर्द हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहू के बाकायदा ऑडिशन हो रहे हैं, और ऑडिशन किचन में हो रहे हैं। जरा ये से पूछिए। अच्छा, ये क्या स्टोरी है? तौसीक साहब को स्टोरियाँ पेश करने की जो है ना महारत है, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी सास होंगी, और बहू को पूरा स्पेस दूंगी और उसको पूरा जो इख्तियारात हैं और जो उसके हुकूक हैं वो ज़रूर दूंगी। ठीक। तौसीक साहब, आप बिल्कुल भी कुरतुलैन साहिबा की होने वाली बहू को मत डराइए, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो बहुत अच्छी सास जो है वो साबित होंगी। नहीं, वो बहुत अच्छी मैंने ये कहा कि अच्छी सास साबित होंगी। मैंने क्या ऑडिशन किचन में हो रहे हैं, यानी कि अच्छा, ये ऑडिशन किचन में मुझे लगता है कुछ हुआ है इस तरह का कोई। दरअसल बात ये कि जब तौसीक साहब जैसे
मेहमान आएंगे घर में जिन्होंने सबसे पहले आके देचकी का और भांडी का ढकना उठा के देखना है कि अच्छा क्या पका है और खुशबू ठीक आ रही है या नहीं आ रही। तो फिर हमने ऐसी बहू तैयार करनी है ना कि जो इनकी मर्जी के और इनके टेस्ट के खाने बना सके। ये बिल्कुल ठीक कहा कुरतुलैन साहिबा ने। अच्छा, क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग शो होस्ट हैं तो सुबह सुबह उठना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। कभी तौसीक साहब ऐसा हुआ हो कि आंख ना खुली हो, देर हो गई हो, किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से मैनेज किया? शाइस्ता, यस यू आर राइट, लेकिन इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वो एक मिथ है ना कि जो बच्चे सुबह सुबह अर्ली फजर के वक्त पैदा होते हैं उनकी आंख भी सुबह जल्दी खुलती है। पता नहीं इसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल, कुरतुलैन साहिबा बैठी वो बेहतर बता सकती हैं कोई रीजनिंग है या नहीं है, लेकिन एक आम तासुर ये है कि जो सुबह अर्ली पैदा होता है उसकी आंख भी सुबह जल्दी खुलती है जिंदगी भर। तो आई एम एन अर्ली राइजर और मैंने 22-23 साल की उम्र में जब FM शुरू किया, वो भी मुझे मॉर्निंग शो मिला, फिर PTV का मॉर्निंग शो, तो मुझे सुबह उठने में आज तक मसला नहीं हुआ। मेरा सेल्फ टॉक है और ठक करके 6-6:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है, 7:30 बजे मैंने ऑन एयर जाना होता है। हाँ, तो वो मसला कभी उठने का मसला नहीं हो, लेकिन एक दफा ऐसा जरूर हुआ था कि मेरा शो होता है मंडे टू फ्राइडे 5 दिन रोजाना लाइव सुबह 7:30 से 9। तो एक दिन मैं गाड़ी चला के PTV होम के जब गेट पे पहुंचा, तो मैं गेट पे पहुंचा तो वो गार्ड आया चाचा, तो उसने मेरे शीशा नीचे के, उसने मुझे, वो अमूमन मेरी गाड़ी देख के गेट ऊपर मतलब बैरियर ऊपर कर देता है और आप गेट से गाड़ी अंदर लेके चले जाते, तो वो आया तो ऐसे करके उसने कहा कि क्या, तो मैंने कहा चाचा गेट खोले, कहता पाई हफ्ता है आज। तो मैं सैटरडे को भी सुबह उठ के रियलाइजिंग कि आज सैटरडे और आज मेरी छुट्टी है, वो ऐसा ऑटो पे बॉडी का सिस्टम लगा हुआ था कि मैं हफ्ते वाले दिन भी शो करने पहुंच गया। लेकिन उसमें जो चाचे ने जुमला कहा वो बहुत अच्छा था, उसका ख्याल है कि मैंने नहीं सुना, मैंने सुन लिया था जब मैं शीशा ऊपर कर रहा था, तो उसने कहा किड्डा शौक है टीवी ते आंदा। अच्छा सही मतलब आप सैटरडे वाले दिन भी जो है वो स्टूडियो के लिए पहुंच गए। चलें, अच्छा इकरा, आपके साथ कभी इस तरह हुआ हो कि कभी देर हो गई हो और कभी आप ना पहुंच पाई हो ऑफिस टाइम पर, और मॉर्निंग शो करना यकीनन बड़ा चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन ये है कि शायद वैसे हम लोगों ने अपनी टाइमिंग्स ही ऐसे की है कि हम अपने प्रोग्राम से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं ऑफिस। हम लोग कुछ थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं, सुबह आपको पता है रेडी होना होता है। हाँ। तो उस तरह से तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन हाँ जब मैं न्यूज़ में थी तब अक्सर हो जाता था ऐसे कि मतलब मेरी आंख लगी रहती थी, मैं सोई रहती थी क्योंकि टाइमिंग्स ऊपर नीचे होती रहती थी, तो समझ ही नहीं आती थी कि कभी मॉर्निंग है कभी इवनिंग है। तो अक्सर ऐसा हो जाता था कि मैं लेट हो जाती थी, मेरा बुलेटिन पहला स्किप हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि मॉर्निंग शो है, जिम्मेदारी भारी मेरे ऊपर है कि मुझे पता है मैंने ही जाके करना है, तो फिर उसमें यह है कि पूरे जिम्मेदारी के साथ टाइम से पहुंच जाती हूँ। हाँ, 4-5 अलार्म्स तो नहीं लगाने पड़ते? मतलब जब मैं नहीं, वैसे लगाने पड़ते हैं, अलार्म्स में लगाती हूँ मैं 15-15 मिनट की मार्जिन से अपने अलार्म रखे होते हैं, क्योंकि अक्सर होता है रात में लेट अगर सोए हैं, अगर मतलब संडे है रात को लेट सोते हैं, तो फिर मंडे को ख़ास तौर पे उठने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ ठीक। अच्छा कुरतुलैन साहिबा, आपके करियर में कभी कोई ऐसा वाक़या जो यादगार रहा हो आपके लिए? बहुत सारे वाक़यात हैं, मतलब बहुत सारी, हमारा जो ज़माना था वो मुल्की लिहाज से भी आप देखें तो बड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, और पाकिस्तान टेलीविज़न एक सरकारी इदारा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना और बहुत सारी मिस्टेक्स से बचना, यानी गलती जो है उसकी गुंजाइश नहीं होती थी। अच्छा। अभी जो मैं देखती हूँ ना कि लोग बहुत रिलैक्स्ड प्रोग्राम करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम जब प्रोग्राम करते थे तो हम थोड़े टेंस होते थे, क्योंकि हम कोई भी छोटी सी भी गलती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती थी। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक दफ़ा तो का वाक़या जो है वो हमारे साथ बहुत अच्छी हमारी न्यूज़ रीडर जो हैं वो मौजूद थी, तौसीक को नाम याद आ रहा होगा, तस्कीन थी एक, और इशरत फातिमा थी। अच्छा। तो इशरत फातिमा जो है वो खबरें पढ़ रही थी और मैं वहाँ पे साथ बैठी हुई थी, तो सेट लगा हुआ था, जैसे आप बैठे ना तो साथ ही वो वुड का सेट लगा है, सेट के ऊपर उनकी कुर्सी ज़रा रेज्ड थी। अच्छा। और हम ऐसे तो वो जो भी उन्होंने डिज़ाइन बनाया था। तो इशरत पढ़ रही थी और इशरत ने खबरें पढ़ते पढ़ते
उन्होंने खबरें बड़े अपने ख़ास मखसूस अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से शुरू की और साथ ही उनकी आवाज़ में एक लर्जा सा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ये खबर, और मैं परेशान होकर ऐसे करके देखा लाइव हो रहा है कि ये क्या है, तो देखा कि उनकी कुर्सी जो है वो ऐसे टेढ़ी होनी शुरू हो गई और एक तरफ से कुर्सी जो है वो सेट के अंदर, सेट बेसिकली टूट गया नीचे से और वो कुर्सी उनकी जो है वो ऐसे यानी बिल्कुल यूं हो गई। कैमरे ने फौरन मेरे ऊपर कट किया। अब मैं ज़ाहिर बात है तैयार नहीं थी और कैमरा मेरे ऊपर कट हो गया और मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि आपको पता है कि ये एक कुदरती सी चीज़ है कि वो जब गिर रही थी और उनके बेचारी के पसीने छूट रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। और मेरा वो, आप तो ये इंटरकॉम लगाते हैं ना, हमारे पास वो आप ईयर पीस लगाते हैं, या हमारे पास इंटरकॉम होता था। अच्छा। तो वहाँ से ट्रन ट्रन बकायदा घंटी बजती थी। अच्छा। जो कि ऑडियंस भी देख रहे सुन रहे होते थे कि बेल बज रही है। तो हम उठा के, तो मैंने कहा जी ज़ैदी साहब ने मुझे वो सुनाई उसी वक्त, तो हंस रही हो, जल्दी से कैमरे को देखो, अब ये हो रहा है, वहाँ पे कैमरा ऑन है। खैर मैंने वो कवर किया किसी तरह से कुछ बात करके, लेकिन वो एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या था। मेरे अपने साथ कोई ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ कि मैं कभी एम्बैरसमेंट मुझे हुई हो, लेकिन ये है कि छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें। एक दफ़ा और ये बात हुई कि गर्मियाँ, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, तो मैंने पता नहीं क्या मिजाज में आया कि कह दिया कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बारिश ना हो रही हो तो आप यूँ कीजिए कि अगर आपके मोहल्ले में या ख़ानदान में कोई बहुत गुस्से वाला शख्स है अच्छा। तो उसके ऊपर पानी डालिए। अच्छा, मीडिया की कितनी फोर्स है ना। और एक चैनल था, सारी दुनिया ग्लू होके देख रही होती थी पीटीवी। तो पता चला जनाब के दूसरे दिन कि पूरे गलियों में, मोहल्लों में, हम पिंडी में रहते थे, रावलपिंडी के हर तरफ, हर इलाके में लोग बाल्टियाँ लेके घूम रहे थे और एक दूसरे पे पानी डाल रहे थे। उन्होंने कहा जी आज टीवी पे उन्होंने कहा था कि गुस्से वाले पे पानी डालो। तो इस तरह की चीज़ें हो जाया करती थी, लेकिन ये है कि बहरहाल यानी बड़ा ही एक खूबसूरत सा वक्त और वो बड़ी ही खूबसूरत सी यादें, बहुत सारी यादें जब आप छेड़ते हैं ना हमें, तो हमारे अंदर से तो पता नहीं क्या क्या निकलने लगता है। बिल्कुल, और यही सवाल हम करेंगे तौसीक साहब से भी और इकरा साहिबा से भी। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यही सवाल पूछेंगे तौसीक साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमें कुरतुलैन साहिबा बता रही थी कि उनकी ज़िंदगी में, करियर में किस तरह के मज़े के वाक़यात हुए और उन्होंने शेयर भी किए। तो आसिक, ब्रेक पर जाने से पहले आप भी कुछ कह रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। शाइस्ता, मैं ये कह रहा था कि अभी कुरतुलैन साहिबा ने जो वाक़या सुनाया, वो इशरत फातिमा की कुर्सी गिर जाने का और सेट टूट जाने का, और तो मैं सोच रहा था कि उस ज़माने में जब ये मॉर्निंग शो करती थी और इशरत की कुर्सी गिर गई, मैं सोच रहा था कि उस जमाने में सेट कच्चे थे, अब सेट पक्के हैं, लेकिन शायद ये एंकर्स पक्के थे और हम एंकर बहुत कच्चे हैं। सही। अच्छा, तो आपकी जिंदगी में तो किस तरह का कोई वाकया, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको हमेशा याद रह गई हो? बहुत सारी हैं, लेकिन चले एक आपको सुना। एक तो मैंने अभी आपको सुनाई, जो मैं सैटरडे को भी सुबह शो करने पहुंच गया था और वो चाचा गार्ड से मेरी मुलाकात हुई। एक दिन क्या हुआ, हमने कहा कि जी क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूं और एनिमल के राइट्स पे काफी काम करता हूं, तो हमने एक दिन सोचा कि जी शो में हम किसी बिल्ली को लेके आए। अच्छा। एक्चुअल बिल्ली। तो हमारे पीटीवी होम की एक प्रोड्यूसर है सोनिया, उनके पास भी बहुत सी बिल्लियां हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्लियां हैं। तो मैंने कहा सोनिया, तुम्हारी बिल्ली को ना हम ऑन एयर लेके आएंगे। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो सुबह 7 बजे अपनी बिल्ली को लेके पहुंच गई। अच्छा, वो बिल्ली मेरी गोद में रखी गई ताकि मेरी उससे दोस्ती हो जाए। मेरी बिल्ली उससे फौरन दोस्ती हो जाती है, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बड़ी वो प्यार कर रही, मेरी गोद में सो भी गई। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम लाइव ऑन एयर जाने लगे, तो मैंने जाके सेट की दूसरी जानिब ओपनिंग दी। ओपनिंग देके जब मैं किड सेक्शन में आया और हम लाइव कट हुए, तो मैंने कहा हाँ जी, ये है ग्यूटी म्यूटी, जो भी उसका नाम था मुझे याद नहीं। तो मैंने उसको बिल्ली को दिखाया, मैंने कहा जी ये ग्यूटी है और आज हम ग्यूटी। वो बड़े मजे की बिल्ली थी, बहुत खूबसूरत थी, और उसके ऊपर हमने पूरा सेगमेंट करना था 10 मिनट का, कि 10 हम बिल्ली का केयर बताएं, बिल्ली को कैसे पालना चाहिए, मतलब उसके ख्याल कैसे रखें, क्या डूज एंड डोंट्स हैं।
अब वो बिल्ली मेरे गोद में और कैमरा कट हुआ, पर मैंने कहा जी ये ग्यूटी है और ग्यूटी बड़ी प्यारी बिल्ली है और आज मैं आपको ग्यूटी से मिलवाऊंगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्ली को, पेट्स को, अचानक ग्यूटी को क्या ख्याल आया कि बिल्ली ने मेरी गोद से छलांग लगाई और आउट। अच्छा, अब मैं बैठा हुआ और बिल्ली गायब। तो अब वो बड़ा एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। फिर मैंने कहा जी बिल्ली भाग गई है, अब मैं बिल्ली को पकड़ के लाता हूँ, आप ब्रेक पे जाएं। मैं ब्रेक पे गया और उधर हमने कोई एड वेड चलाए, प्रोमो चलाए और वो बिल्ली चली गई पूरे आपका भी सेट लगा हुआ है, सेट के पीछे जहाँ पे हमारे जो सेट डिजाइनर मतलब सेट के जो लोग थे वो गए, वो बिल्ली को पकड़ के लाए, वो 3-4 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा और बिल्ली फिर वापस मेरी गोद में आई और वहां से फिर हमने शो को कंटिन्यू किया। अभी आपने एक बात पूछी थी ना शुरू में कि आजकल के कॉम्पेयर्स, नए कॉम्पेयर्स, और हम तो यानी तौसीक भी हमसे बहुत जूनियर वाले कॉम्पेयर्स की सफ में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था हम में और इन कॉम्पेयर्स में। हमने ये बिल्ली कुत्तों के खेल कभी नहीं किए थे सेट के ऊपर। हम बहुत संजीदगी से आके और बड़ा प्रोफेशनल प्रोग्राम करते थे। बिल्लियाँ बिल्लियाँ नहीं, हम सेट के ऊपर पालते। देख लें क्या कह रही हैं। अच्छा इकरा, आपके साथ कभी इस तरह का कोई यादगार वाकया पेश आया हो जो कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए? अच्छा, मेरे साथ तो 1-2 दफ़ा इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। एक दफ़ा तो ये हुआ था कि ज़लज़ला आ गया ना, तो मैं उस टाइम न्यूज़ रूम में बैठी थी, तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ उस टाइम करनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ज़लज़ला आ गया, तो इकरा जल्दी से काउंटडाउन चल रहा है तो आप ना ब्रेकिंग करें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैं उस टाइम ओके थी। जैसे काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, मैंने अपने ऊपर देखी काफ़ी हैवी लाइट थी और वो काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी। तो मुझे पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, अगर ये लाइट मेरे ऊपर गिर गई तो फिर ना मैं बचूंगी, तो फिर आप किससे करवाएंगे ब्रेकिंग? मैं तो नहीं कर रही। और आप यकीन करें, मैंने आइफ उतारी, माइक उतारा, मैं तो बाहर, और मैं तो रो, और मुझे मेरे प्रोड्यूसर का इकरा जाओ ब्रेकिंग करो, कुछ नहीं होता, इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं रोती हुई और मैं स्टूडियो से बाहर भाग गई। और जैसे मेरी एक एंकर थी वहाँ पर, सीनियर थी तो उस टाइम, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि इकरा कोई बात नहीं, परेशानी हो मैं करती हूँ, आप जाओ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे किया कि जी आप परेशान नहीं हो, लेकिन मेरा उस टाइम रो के बुरा हशर हो गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ज़लज़ला आया और मुझे ब्रेकिंग करनी है। तो वो बहुत ही मेरे लिए और था। बाद में सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया कि भाई इकरा तो डर के भाग गई। लेकिन एक तो होता ना, मेरी मेमोरी में था ना, क्योंकि 2005 का ज़लज़ला जब आया तो ऐसा हुआ कि जैसे हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स, मतलब 135 के अराउंड ना कश्मीर में उनकी डेथ्स हो गई। तो उसके बाद से मतलब मुझे ज़लज़ले से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जब वो ब्रेकिंग आई तो वो मेरे माइंड में एकदम वो चीज़ें आई, तो मैं इसीलिए इतना मुझे रोना है और मैं बाहर भाग गई कि भाई मैंने तो ब्रेकिंग नहीं करनी है। इस तरह से हुआ था। तो वो एक अभी तक याद है और हर कोई अभी तक उसका इतना मजाक उड़ाता है कि इकरा ने ये हरकत की थी उस टाइम। सही, मज़े की गुफ्तगू जारी है। दिल तो नहीं चाह रहा है कि जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ मुनक़ता किया जाए, लेकिन वक्त की कमी के सबब हमें क्लोजिंग करनी पड़ रही है। और आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ईद मनाएं अपने प्यारों के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगेन यही कहूँगी कि कोरोना से भी बचना है, इसके साथ साथ खाने पीने में भी एहतियात ज़रूर बरतनी है। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे मेहमानों को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।